डॉक्टर मेरा नी अब पहले जैसा नहीं रहा। ये एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो मैं रोज की ओपीडी में सुनता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि पेन नहीं होता है इन पेशेंट्स को, लेकिन घुटने पे से भरोसा चले जाता है या कॉन्फिडेंस चले जाता है। स्टेयर्स उतरते वक्त, अचानक से मुड़ते वक्त या थोड़ा तेज चलने पर लगता है जैसे कि घुटना किसी भी मोमेंट साथ छोड़ देगा या बकल कर जाएगा। और जब हम इस फीलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं या ये पेशेंट्स किसी के पास जाके बात करते हैं तो एक चीज बार बार सामने आती है, एसीएल इंजरी या फिर एसीएल टियर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे कि एसीएल इंजरी होती क्या है, लेकिन सिर्फ टियर और सर्जरी नहीं बल्कि बायोमैकेनिक्स, प्रिवेंशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कूपर्स वर्सेस नॉन कूपर्स के बारे में। एसीएल एग्जैक्टली क्या चीज है? एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, नी के अंदर एक छोटा सा लिगामेंट या फिर लगाम है जो फीमर यानी कि थाई बोन और टिबिया जो आपकी लेग की बोन है उसको कनेक्ट करता है। लेकिन एसीएल सिर्फ एक रोप नहीं है जो बोन्स को बांध के रखता है। एसीएल एक नी का प्राइमरी स्टेबलाइजर है जो टिबिया को आगे स्लाइड होने से रोकता है, नी को रोटेशन के टाइम कंट्रोल करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मूवमेंट के दौरान नी और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। इस कोऑर्डिनेशन को हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। इसलिए जब एसीएल टियर होता है सिर्फ नी अनस्टेबल नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी अनस्टेबल हो जाता है। पेशेंट्स को एप्रीहेंशन होने लगता है, डर लगने लगता है। तो एसीएल रोजमर्रा की लाइफ में इतना जरूरी क्यों है? जब आप सीधा चल रहे होते हैं, स्टेयर्स उतर रहे होते हैं या अचानक से डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, जैसे कि फुटबॉल में या कोई ऐसी एक्टिविटी में जिसमें स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है, एसीएल चुपचाप काम करता रहता है। आप उससे फील नहीं करते हो, लेकिन वो हर सेकेंड आपकी नी को गाइड कर रहा होता है। इसलिए जब एसीएल हेल्दी होता है, नी नेचुरल फील होता है, मूवमेंट्स एफर्टलेस और स्मूथ लगती हैं और आप बिना सोचे समझे मूव कर पाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं, भाग पाते हैं। और जब एसीएल होता है तो पेशेंट्स यूजुअली हमें कहते हैं कि डॉक्टर नी चल तो रहा है पर भरोसा नहीं है। उन्हें एप्रीहेंशन होने लगता है, उन्हें अपने नी पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। सो एसीएल टियर होता कैसे है? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो गिरा नहीं फिर भी मेरा एसीएल कैसे फट गया। रियलिटी ये है कि 70 से 80% एसीएल टियर्स नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि बिना किसी डायरेक्ट टक्कर या बिना किसी एक्सीडेंट के हो जाते हैं। कॉमन सिचुएशन, फास्ट रनिंग के दौरान अचानक से डायरेक्शन चेंज करना जैसे कि फुटबॉलर्स या बास्केटबॉल प्लेयर्स में होता है, जंप के बाद इम्प्रॉपर लैंडिंग जैसे कि बैडमिंटन प्लेयर्स में होती है, या एकदम से रुक जाना। और इन मोमेंट्स में नी पर रोटेशनल फोर्स, शियर फोर्स और डायनामिक वैल्गस लोड लगता है, जिसकी वजह से अगर आपका हिप कंट्रोल वीक है, लैंडिंग मैकेनिज्म गलत है या मसल्स टाइम पे फायर नहीं कर रही या अनकोऑर्डिनेटेड फायर कर रही हैं, तो एसीएल उस लोड को टॉलरेट नहीं कर पाता। मोस्टली ये बहुत कॉमन है विद स्पोर्ट्समैन। सो इंजरी के साइंस क्या हैं? बहुत से पेशेंट्स इंजरी के टाइम बताते हैं कि अंदर से पॉप या स्नैप आवाज आई थी, उसके बाद 2 से 6 घंटे के बाद घुटने में स्वेलिंग आ गई। इस स्वेलिंग को हम हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब है घुटने के अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई क्योंकि एक चोट लगी। इसके बाद घुटना टाइट फील होता है, कॉन्फिडेंस यूजुअली कम हो जाता है और टर्निंग के टाइम गिव वे या बकलिंग या ऐसा लगता है घुटना अपनी जगह से भाग रहा है, ये फीलिंग आने लगती है। ये नी के वार्निंग साइंस होते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स कौन है? थ्योरेटिकली एसीएल इंजरी किसी को भी हो सकती है, प्रैक्टिकली कुछ ग्रुप्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सो यंग एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स, स्पेशली जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जिनमें कटिंग मूवमेंट्स, डायरेक्शनल चेंज, पिवटिंग, जंपिंग जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इन लोगों में बहुत फ्रीक्वेंट होता है। सेकंड हाई रिस्क ग्रुप है फीमेल्स। फीमेल्स में एसीएल इंजरी का रिस्क बाय डिजाइन ही थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि लैंडिंग के टाइम नी पे ज्यादा वैल्गस कोलैप्स होता है। उनकी बॉडी और बोन्स का स्ट्रक्चर इज हाई रिस्क फॉर एसीएल टियर। उनकी बायोमैकेनिक्स भी डिफरेंट होती है और ट्रेनिंग से काफी हद तक एसीएल टियर्स फीमेल्स में प्रिवेंट किए जा सकते हैं। थर्ड ग्रुप है यंग एथलीट्स और अर्ली स्पेशलाइजेशन वाले लोग। कम एज में एक ही स्पोर्ट खेलना, बिना एडिक्वेट स्ट्रेंथ के, बिना रेस्ट के, बिना बॉडी को रिकवरी दिए हुए एसीएल इंजरी का रिस्क या किसी भी नी इंजरी का रिस्क बढ़ा देता है। चौथा हाई रिस्क ग्रुप है एल्डरली पीपल। ये लोग वो होते हैं जिनका घुटना ऑलरेडी थोड़ा घिसरा होता है, इनके घुटने में एसीएल ऑलरेडी बहुत कमजोर होता है, तो कई बार जस्ट वॉकिंग या सीढ़ियां चढ़ने उतरने में ही इनको एसीएल टियर हो जाता है। पांचवा हाई रिस्क ग्रुप है इंडिया में लोग जो बाइक चलाते हैं जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। इंडिया में एक्चुअली एसीएल इंजरी सबसे कॉमन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, जबकि बाहर के देशों में एसीएल इंजरी सबसे कॉमन है स्पोर्ट्स इंजरी के बाद। तो इंडियन पेशेंट्स में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को प्रोन होते हैं उनमें भी
एसीएल इंजरी एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कूपर्स वर्सेस नॉन कूपर्स, जो हर एसीएल पेशेंट को समझना चाहिए और उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। एसीएल टीयर के बाद पेशेंट्स को हम यूजुअली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप है जिनको हम कहते हैं कूपर्स। ये वो पेशेंट होते हैं जो बिना सर्जरी के स्ट्रॉन्ग मसल से और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल से डेली एक्टिविटीज अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इनका नी रेयरली गिव वे करता है या बकल करता है और कॉन्फिडेंस रिलेटिवली मेंटेन्ड रहता है, इनको डर कम लगता है। दूसरा ग्रुप है नॉन कूपर्स। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनका नी बार बार अनस्टेबल हो जाता है, टर्निंग या अनइवन सरफेस पर गिव वे करता है या बकल करता है, फिजियोथेरेपी के बावजूद कंट्रोल में नहीं आता। इनको सिग्निफिकेंट एप्रीहेंशन या डर लगता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कूपर्स और नॉन कूपर का डिसीजन एमआरआई के बेसिस पे नहीं होता। डिसीजन करते हैं नी के बिहेवियर और पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है और आपका नी फिर भी बार बार अनस्टेबल हो रहा है तो यूजुअली ये नॉन कूपर ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा एंड इन पेशेंट्स को बेटर फिजियोथेरेपी या कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस दो चीजों पे डिपेंड करता है, एमआरआई की रिपोर्ट पे और क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन कई बार एमआरआई रिपोर्ट से भी ज्यादा बताती है। क्लिनिक में हम पेशेंट से यूजुअली उसकी इंजरी की हिस्ट्री समझते हैं और फिजिकल टेस्ट जैसे कि लैकमैन, एंटीरियर ड्रॉर, इन टेस्ट से हम कितना नी अनस्टेबल है ये समझते हैं। इंजर्ड नी को नॉर्मल नी से कंपेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ पेशेंट्स थोड़े से लैक्स होते हैं, थोड़े से ढीले होते हैं। एमआरआई हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस कंफर्म करने में और बाकी इंजरीज देखने में, जैसे कि मेनिस्कस टियर, कार्टिलेज इंजरी, पीसीएल इंजरीज, ये सब इंजरी रूल आउट करने में। प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्लिनिकल पिक्चर, एग्जामिनेशन, एमआरआई और पेशेंट का लाइफस्टाइल एंड फ्यूचर गोल्स के ऊपर टेलर किया जाता है। हेंस हर एसीएल टीयर के लिए ट्रीटमेंट अलग होता है। इसको हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। सो ट्रीटमेंट है क्या? फिजियोथेरेपी है या सर्जरी है? अगर लो डिमांड पेशेंट्स हैं जिनका घुटना ओवरऑल स्टेबल है, ये दो पेशेंट ग्रुप्स हैं जो सिर्फ फिजियोथेरेपी, बैलेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग से काफी हद तक इंप्रूव करते हैं। अगर पेशेंट 60 इयर्स या एल्डरली हैं जिनका नी से डिमांड ही बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर पेशेंट कूपर ग्रुप में जिसका घुटना एसीएल टीयर के बावजूद बहुत स्टेबल है, उन पेशेंट्स को हम यूजुअली रिहैबिलिटेशन पे डाल देते हैं और वो पेशेंट्स 3 से 6 महीने में अपनी लाइफस्टाइल और अपना स्पोर्ट वापस कंटिन्यू कर पाते हैं। एसीएल टीयर के बाद जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं और जिनका लाइफस्टाइल ओवरऑल एक्टिव होता है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दे आर एट रिस्क ऑफ अ मेनिस्कस टीयर, जो 3 से 4 टाइम ज्यादा होता है इन पेशेंट्स में, कार्टिलेज डैमेज और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल अर्ली अर्थराइटिस, क्योंकि जितनी बार घुटना अपनी जगह से हिलता है उतनी बार उनको और इंजरी का रिस्क बढ़ता है। इसलिए एसीएल की सर्जरी सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं होती, फ्यूचर ऑफ द नी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होती है। आजकल के ज़माने में हम एसीएल की सर्जरी दूरबीन से या आर्थ्रोस्कोपिकली करते हैं। इस सर्जरी में आपकी ही बॉडी का एक लगाम लिया जाता है। वो हैमस्ट्रिंग टेंडन भी हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी हो सकता है, पटेला टेंडन भी हो सकता है, पेरोनियस भी हो सकता है। आजकल एक चीज़ जो बहुत प्रेवलेंट हो गई है वो है आर्टिफिशियल ग्राफ्ट या सिंथेटिक लिगामेंट्स। इन सबको हम इस्तेमाल करके दूरबीन से आपकी हड्डी में वापस टनल्स बनाते हैं और एसीएल को उसकी जगह पे वापस इंस्टॉल करते हैं। इससे आपका नी वापस पुराने की तरह फंक्शन करने लगता है और घुटना स्टेबल हो जाता है। लेकिन सर्जरी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं है। इवन आफ्टर सर्जरी आपको एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत, रविंदर जडेजा ऐसे प्लेयर्स आर बैक टू प्लेइंग देयर नॉर्मल गेम्स। इवन फुटबॉलर्स जैसे इब्राहिमोविच, वैन पर्सी, इन सब ने एसीएल की सर्जरी कराई, लेकिन ये सब अच्छे रिहैब के बाद ऑलमोस्ट एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल स्पोर्ट परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्या एसीएल इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं? तो 100% प्रिवेंशन तो पॉसिबल नहीं है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या अचानक से घुटने में झटका लगना तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। की पिलर्स टू प्रिवेंशन, सबसे पहला है हिप एंड कोर स्ट्रेंथ, सेकंड है प्रॉपर लैंडिंग मैकेनिक्स और थर्ड है बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग। चौथी चीज है रिकवरी या फटीग मैनेजमेंट। स्पेशली यंग एथलीट्स के लिए एसीएल प्रिवेंशन प्रोग्राम्स गेम चेंजर होते हैं। ऑल्सो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग या फीमेल एथलीट की अलग से ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एसीएल इंजरी एक डिफिकल्ट फेज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्टिव लाइफ खत्म हो जाती। जब नी बकल करने लगे या एप्रीहेंशन होने लगे या भरोसा कम होने लगे, तो वो बॉडी का क्लियर साइन है कि आपका एसीएल काम नहीं कर पा रहा और आपकी बॉडी उसको कोप नहीं कर पा रही। सही टाइम पे डायग्नोसिस होना, सही टाइम पे ट्रीटमेंट का डिसीजन होना और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, ये तीनों चीजों से आपका नी का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का नी अनस्टेबल लगता है, लचक मारता है या उस पर भरोसा कम हो गया है, तो वो इग्नोर करने वाले साइंस नहीं है। राइट गाइडेंस,
एट द राइट टाइम और सही डिसीजन मेकिंग, यही तीनों चीजें सारा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को नी इंस्टेबिलिटी, ACL टीयर या घुटने का लचक मारने वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। मेरी मेनिस्कस रिपेयर वाली वीडियोस या मेनिस्कस टीयर वाली वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना पाऊँ।